चलिए शुरुआत करेंगे चाय पर चर्चा की बात। सबसे पहले प्रयागराज महाकुंभ की करते हैं, जिसका शुभारंभ होने में महज 10 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला कई मायनों में विशेष रहने वाला है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं इस बार महाकुंभ में क्या कुछ नया होगा। महाकुंभ के दौरान महिला बटुक गंगा आरती करती नजर आएंगी। साथ ही ड्रोन शो के जरिए पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार का महाकुंभ पूरी तरह डिजिटल होगा। जमीन, हवा और पानी में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। गंगा के अंदर भी वाटर ड्रोन तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा स्नान के लिए तैरते घाटों की व्यवस्था भी खास तैयारियों का हिस्सा है। इतना ही नहीं, मुख्य स्नान यानी कि राजसी स्नानों को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया है। इस बार वीआईपी के लिए अलग से स्नान के लिए कोई भी प्रोटोकॉल नहीं रखा गया। तो चलिए अब आपको सबसे पहले संगम नगरी में बिखरी अद्भुत छटा दिखाते हैं। यहाँ 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है और इस बार महाकुंभ में कई मायनों में बेहद खास तस्वीरें आपको नजर आने वाली हैं। और पहली बार महाकुंभ में गंगा आरती ड्रोन शो का आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा स्नान के लिए तैरते हुए घाट भी बनाए जा रहे हैं। इस महामेले में और क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संगम नगरी में लगने जा रहा आस्था और भक्ति का मेला। आस्था के सबसे बड़े मेले में अब सिर्फ 10 दिन शेष। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ होगा विशेष। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ होगा विशेष। संगम नगरी प्रयागराज का नजारा इन दिनों मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की रंगत अब नजर भी आने लगी है। संगम की रेती से लेकर प्रयाग की गलियों तक आस्था और भक्ति की बहार है। 12 साल बाद लग रहे इस महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं, या यूं कहें तो ये महाकुंभ कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। मसलन पहली बार महाकुंभ में गंगा आरती को लेकर खास तैयारी की जा रही है। आज विशेष आरती हुई है। हम लोगों ने कुंभ मेले का रिहर्सल किया है कि अब यहाँ पर बटुक बालक लोग जो है त्रिवेणी आरती करेंगे और कन्याएं जो है यहाँ पर जो है गंगा आरती करेंगी। और आज ये पूरी प्रस्तुति जो है कुंभ मेला को समर्पित है। इस बार महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी आरती बटुक बालक करेंगे तो गंगा आरती का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया है। इसके लिए महिला बटुकों ने 7 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। कन्याओं के द्वारा आरती पहली बार हो रही है। हम लोग गंगा दशहरा से ये शुरुआत किए हैं और बहुत ही मन को शांति सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोग ये पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। बालक और बालिकाएं दोनों साथ में एक तालमेल लेके आती हुई है। ऐसे आती है महाकुंभ के समय हर रोज 11 जनवरी से 28 फरवरी तक करेंगे। और आपका स्वागत है कि हमारी महाकुंभ में जो आरती हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उससे देखें। इसके साथ ही इस बार संगम नगरी में स्नान दान सभी श्रद्धालुओं के लिए एक समान खुला रहेगा। यानी महाकुंभ में वीआईपी के लिए मुख्य स्नान में किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं होगा। श्रद्धालुओं और संतों की सुविधाओं के लिए विशेष तैरते घाट बनाए जा रहे हैं, जहां नहाने और कपड़े बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा पहली दफा महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन होगा, जिसके माध्यम से महाकुंभ से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाएगा। और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से अंडर वाटर ड्रोन की भी तैनाती की जा रही है। जाहिर है इस बार हाईटेक सुविधाओं के जरिए डिजिटल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आस्था का ये महामेला पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देसी विदेशी साधु संत गंगा किनारे जुटने लगे हैं। प्रयाग में अभी से आस्था, भक्ति और विश्वास का संगम हिलोरे मारने लगा है। दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में इस बार देश और दुनिया भर से करीब 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे।
बात चाहे सुविधाओं की हो या सुरक्षा की, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्था और तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। हाईटेक व्यवस्था के साथ प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार है। अब इंतजार है तो सिर्फ 13 जनवरी की उस शुभ घड़ी का, जब दुनिया के सबसे बड़े मेले में हजारों लाखों श्रद्धालु एक साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में आने वाले हर मेहमान को अच्छी सुविधाएं मिले, इसके लिए शासन प्रशासन हर तैयारी को मजबूत करने में जुटा है, जिसमें महाकुंभ में सुगम आवाजाही के लिए पुलों का निर्माण भी शामिल है। ऐसे में कुंभ क्षेत्र में एक स्टील पाइलिंग ब्रिज भी सुर्खियां बटोरा। जानकारी के मुताबिक गंगा नदी पर महज 60 दिनों के लिए 4500 टन का स्टील पाइलिंग ब्रिज का निर्माण जोरों पर है। दरअसल महाकुंभ के लिए इस पुल को बनाना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि गंगा नदी पर बना 50 साल पुराना एक लोहे का पुल काफी कमजोर हो गया था। पहले इस पुल को पिछले साल फरवरी तक तैयार करने का लक्ष्य था, लेकिन कुछ वजहों के चलते ये मुमकिन नहीं हो पाया। अब जब इसी रास्ते से करोड़ों श्रद्धालुओं का संगम तक पहुंचना है, इसलिए विकल्प के तौर पर इस स्टील पाइलिंग ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ, जो करीब एक हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इस स्टील पाइलिंग पुल के बनने से आम लोग बेहद खुश हैं। स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया, जिससे भक्तों के आवागमन में बहुत ही कठिनाइयां बहुत दूर हो जाएंगी और वो अपने बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं लगेगी और शहर में जो पहले जाम लगता था वो भी नहीं लगेगा और किनारे से आदमी अपना संगम जाकर स्नान कर सकते हैं। अब देखिए, प्रयागराज में हर तरफ महाकुंभ की रौनक नजर आएगी। उसकी तैयारियां अपनी अंतिम स्टेज में पहुंच रही हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर संगम तट तक आस्था और भक्ति का मेला आपको नजर आएगा। दुनिया के सबसे बड़े मेले के आयोजन को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा के लिए रेलवे की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं। जैसे जैसे महाकुंभ के प्रारंभ के दिन नजदीक आ रहे हैं, महाकुंभ क्षेत्र की रौनक बढ़ती ही जा रही है। महाकुंभ मेले में हर दिन के साथ अलग अलग अखाड़ों का छावनी प्रवेश बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। छावनी प्रवेश करने वाला अटल अखाड़ा चौथा अखाड़ा है। इससे पहले जूना, आवाहन, अग्नि अखाड़े छावनी प्रवेश कर चुके हैं। अटल अखाड़े के बाद महानिर्वाणी अखाड़े का छावनी प्रवेश होगा। महाकुंभ में अखाड़ों को आन बान और शान माना जाता है। अखाड़े भी छावनी प्रवेश के वक्त अपनी शान, भव्यता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अटल अखाड़े के छावनी प्रवेश से सनातन की अलौकिक छटा गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर देखने को मिली। रथ पर चांदी के बने हौदों पर बैठे महामंडलेश्वर, घोड़ों पर सवार साधु संत और हाथों में अस्त्र शस्त्र लहराते नागा साधुओं वाले अटल अखाड़े की शोभा यात्रा देखते ही बन रही थी। यात्रा के स्वागत के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। रेलवे भी महाकुंभ को लेकर खास तैयारी कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्री महाकुंभ मेले में भाग लेने के लिए रेलवे का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे में रेलवे ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई है। इस दौरान वो हरे रंग की जैकेट पहनेंगे। इन जैकेटों के पीछे एक QR कोड अंकित होगा, जिसे श्रद्धालु अपने मोबाइल से स्कैन कर सीधे UTS यानी अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। ये ऐप यात्रियों को बिना लाइन में लगे अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा देता है। महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और तीर्थयात्रियों को परेशानी मुक्त अनुभव के लिए रेलवे हर स्तर पर तैयारी कर रहा है।
प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड्स भी बनाए गए हैं, जिसमें आपको 1 घंटे के आराम के लिए 150 रुपए देने होंगे, जबकि इसके चार्ज घंटे के हिसाब से तय होंगे। प्रयागराज स्टेशन पर कुल 70 पॉड हैं, जिनमें 10 पिंक स्लीपिंग पॉड भी बनाए गए हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो संगम नगरी में इन दिनों साधु संतों का जमघट लगना शुरू हो गया है। साधु संतों के अनोखे रूप भी देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं में से एक है चाय वाले बाबा। चाय वाले बाबा न सिर्फ चाय के दीवाने हैं, बल्कि इन्हें तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाने का भी शौक है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं चाय वाले अनोखे बाबा से। रथ पर सवार है तो कोई घोड़े पर, कोई बाइक की सवारी कर रहा है तो कोई थार से प्रयागराज पहुंचा है। संगम किनारे ये संतों की अद्भुत अनूठी दुनिया है, जहां अपनी वेशभूषा और अंदाज से ये संत दुनिया को अपना परिचय दे रहे हैं। आस्था का महामेला शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं। महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में साधु संतों का जमावड़ा लगने लगा है और इन सब की छटा देखते ही बन रही है। साधु संतों के इस अद्भुत संसार में बाबाओं के अनोखे रूप दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ के लिए अलग अलग तरह के बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं मौनी महाराज, जिन्हें लोग चाय वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनके भक्तों का मानना है कि चाय के शौकीन ये बाबा 4 दशक से अन्न जल त्याग चुके हैं और पिछले 41 साल से ये सिर्फ चाय पर जिंदा हैं। इनके अनुयायियों की माने तो चाय वाले मौनी बाबा दिन में 10 कप चाय पीते हैं और यही इनकी रोज की खुराक है। दिलचस्प ये है कि ये इनके पास आने वाले भक्तों को भी चाय ही पिलाते हैं। महाराज जी मौन व्रत धारण किए हुए हैं विगत 41 वर्षों से, तो जो भी कुछ है वो लिख करके ही बताते हैं। अपना वो नोट्स बनाते हैं और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं। कुछ जो लोग सामने से नहीं ले पाते उनको व्हाट्सएप के जरिए या अन्य माध्यमों से भिजवा दिया जाता है। चाय वाले बाबा मौनी महाराज का असली नाम है दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी। इन्होंने एक और कठोर प्रण लिया है, आजीवन मौन रहने का। ये बोलकर नहीं, लिखकर बताते हैं और छात्रों को नोट्स भी देते हैं। चाय के अलावा मौनी महाराज को तेज रफ्तार से बाइक चलाने का भी शौक है। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी इतनी तेज बाइक चलाते हैं कि ये मात्र 45 मिनट में ही प्रतापगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं। जहाँ एक और बाबाओं की दुनिया में अलग अलग रंग नजर आते हैं, तो वहीं इन बाबा में आध्यात्मिक एजुकेशन भी नजर आता है। और ये एजुकेशन ऐसा कि मौन रहकर है। और ऐसे में ये कई जो शिक्षा की अलग होती है, यूपीएससी की परीक्षा की, उसकी भी जगह रहे। और ऐसे में अब सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं अध्यात्म में भी ये सीख रहे हैं। और बाबा का ये कहना है एक प्रकार से कि बिना बोले भी बहुत सी शिक्षा होती है, जो मैं बिना बोले ही सबको दे रहा हूँ। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर संगम नगरी में ऐसी भव्य तैयारी हो रही है जिसका हर रंग देखते ही बन रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा। 12 साल बाद महाकुंभ मेला लगता है, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आस्था, संस्कृति और अध्यात्म के इस महाकुंभ में साधु संतों का ऐसा अनोखा संसार भी बसा है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये साधु संत महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश के महामंत्र और सामाजिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने यहाँ आए हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आस्था और विश्वास का जिक्र हो रहा है तो आपको देश के अलग अलग मंदिरों की रौनक भी दिखा देते हैं, जहां नए साल के मौके पर दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है।
काशी और प्रयाग से लेकर मां वैष्णो देवी के दरबार तक भक्तों का मेला नजर आया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं नए साल के मौके पर धार्मिक पर्यटन की कुछ खास तस्वीरें। आस्थावानों का देश भारत, यहाँ विशेष दिन पर भगवान की भक्ति भाव से पूजा अर्चना के साथ ही नए साल का स्वागत भी उनसे आशीर्वाद लेकर करने की परंपरा है। साल के पहले दिन तीर्थनगरी प्रयाग की पावन धरती पर स्थित संगम पर महिला बटुकों ने गंगा आरती की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बड़ी बात ये कि महाकुंभ में भी पुरुषों की जगह यही महिला बटुक आरती किया करेंगी। साल के पहले दिन वाराणसी में भी श्रद्धालुओं का जनसैलाब हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर वाराणसी के घाटों तक श्रद्धालु दर्शन पूजन करते दिखाई दिए। काशी विश्वनाथ मंदिर में यूं तो साल के 365 दिन देश विदेश से भक्तगण बाबा विश्वनाथ के दर पर मत्था टेकने आते हैं, और जब बात साल के पहले दिन की हो तो भोलेनाथ के भक्त भला उनसे आशीर्वाद लिए बगैर कहाँ रुकने वाले थे। 1 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। हर किसी ने बाबा से आशीर्वाद लेकर साल के पहले दिन की शुरुआत की। श्रद्धालुओं का ऐसा ही सैलाब काशी के नमो घाट पर भी दिखाई दिया। नए साल का स्वागत भव्य गंगा आरती के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नमो घाट बनने के बाद से ही ये जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नमो घाट पर ओपन थिएटर, लाउंज, बाथिंग कुंड के अलावा बनारसी खान पान का भी इंतजाम है, लिहाजा लोगों को ये घाट खूब भा रहा है। विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध गंगा घाट पर भी नए साल का स्वागत दीप जलाकर किया गया। गंगा आरती के दौरान 2100 दीपकों की दीपमालाओं के जरिए 2025 की मंगल कामनाएं लिखकर नए साल का स्वागत किया गया। साथ ही मां गंगा से देश और समाज के सुख समृद्धि की कामना की गई। अयोध्या में सरयू घाट पर पावन गंगा आरती के साथ नए साल का स्वागत किया गया, जिसमें रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त सरयू आरती में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से नए साल का आगाज करने की मनोकामना लिए भक्तों का सैलाब जम्मू कश्मीर के कटरा में भी नजर आया। 1 जनवरी को कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी धाम में भक्तों का तांता लगा। जय माता दी के जयकारों से पावन नगरी गूंज उठी। जम्मू कश्मीर में इन दिनों भीषण ठंड पड़ रही है। पारा लगातार नीचे गिर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्तों के हौसलों के आगे मानो ठंड ने भी हार मान ली। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी मां के दरबार में नतमस्तक नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात साईं भक्तों की अनूठी भक्ति की। नए साल के मौके पर भक्तों ने साल के पहले दिन साईं बाबा को जमकर चढ़ावा चढ़ाया। साईं भक्त श्रीमती बबीता टीकू ने साईं चरणों में 203 ग्राम वजन का सोने का हार भेंट किया। इसकी कुल कीमत 13,30,348 रुपए है। उन्होंने खूबसूरत कढ़ाई वाला हार साईं बाबा के चरणों में अर्पित किया। तो नए साल की बर्फबारी को देख के क्या याद आता है? वो बचपन में हम बोलते थे ना, बाई गॉड कसम से मुझे आज ठंड लगी है। और ये कॉरिडोर्स पूरे के पूरे जहां से हम निकल रहे हैं, फील हुआ कि अब टेम्परेचर सच में डिप हो गया। हाँ, मुझे भी मतलब आज से फील हुआ कि ठंड आ चुकी है, जो वो ठंड होती है ना। लेकिन ये ठंड कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि शायद ठंड लेट आई है लेकिन लंबी भी चलेगी। हो सकता है, लेट्स सी। वैसे भी वो कह रहे हैं ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत है। अच्छा, नहीं चलनी चाहिए इतनी नहीं, मेरा ये मानना है हर मौसम अपने हिसाब से चलता रहे तो बेस्ट है। बारिश लंबा तो नहीं चलता, गर्मी ज्यादा चलती है। गर्मी ज्यादा चलती है। अच्छा, मुद्दे की बात पे आओ कि जरा इस मौसम की एक बार वो चाय रेसिपी तो बता दो। हाँ, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो पहाड़ों पर है, किसी ने पूछी भी कि मैडम आपने ऐसा क्या डाल दिया था चाय में जो सबको पसंद तो पेश है चाय रेसिपी शगुफ्ता की तरफ से। बताइए जरा क्या क्या डालना चाय में। मैंने
मोटी इलायची, जो काली वाली इलायची होती है, वो 2 छोटी इलायची, ग्रीन इलायची जिसको आप कहते हैं, छोटी सी दालचीनी, 1 लौंग और 1 तुलसी का लीव। हाँ। तुलसी जो थी बेसिल लीव्स थी, बेसिल। ओके, तो वो थी वो तो चाय। ये कितने कप चाय बन जाएगी इसमें? इसमें डिपेंड करता है कितने लोगों ने पीनी है। हम तीनों के लिए बन जाएगी? हाँ, और 3 पीनी कहाँ पे? 4 कहाँ के लिए पे? लेकर कहाँ चलते हैं, जाके आपको पीना? दिखाते हैं, चलिए। तो पहाड़ों पर ये चाय आपको पीनी है, क्योंकि देखिए वहां के मौसम के लिए ये चाय बिल्कुल मुफीद है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जमकर हो रही है बर्फबारी। क्यों खुशी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माना जा रहा है पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से भारी बर्फबारी हो सकती है। हालांकि बड़ी संख्या में सैलानी भी इस खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे हैं, घाटी का रुख भी कर रहे हैं। कश्मीर का शायद ही कोई इलाका हो जिसका कुदरत ने सफेद श्रृंगार न किया हो। गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपुर, बारामूला, गुलमर्ग, हर इलाके, हर जगह जर्रे जर्रे में सफेदी समाई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही ताजा बर्फबारी ने पूरी वादी को मानो गुलजार कर दिया है। नए साल में गुलमर्ग आए सैलानियों का स्वागत ताजा बर्फबारी ने किया। गुलमर्ग में ये कंडूरी पीक है, जहां देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने ही आए हैं। रोमांच के शौकीनों के लिए यहाँ गंडोला राइड का भी इंतजाम है, जिसका पर्यटक भरपूर लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और दूसरी सबसे लंबी केबल कार है। तो बर्फबारी ने स्कीइंग के शौकीन पर्यटकों को भी मजा करने का भरपूर चांस दिया है। छोटे बड़े सभी स्कीइंग पर हाथ आजमाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम गुलमर्ग की कंगदूरी पीक पे हैं। जो पहला फेज है गुलमर्ग का, जो फेमस केबल कार है, उसका पहला फेज, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा टूरिस्ट हैं, पर्यटक जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमें यहाँ मिले, नया साल मनाने आए हैं। और यहाँ जो है एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज को आप कहेंगे, यहाँ टूरिस्ट जो है अलग अलग चीजों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं। चाहे आप स्कीइंग की बात करें, और स्कीइंग का जो बेसिक लेवल है यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है पहले लेवल में आपको गिरना तो जरूर है। तो वही सीन्स और आसपास सब तरफ जो है टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। गुलमर्ग की कंडूरी पीक सैलानियों की खास पसंद रही है। ज्यादातर सैलानी तो यहीं पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने आते रहते हैं और विंटर गेम्स का भी मजा लेते हैं। कंडूरी से आगे गुलमर्ग की सबसे ऊंची अफरक्वाट चोटी है। रोमांच के शौकीन पर्यटक यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। इस वक्त यहाँ का तापमान -7 डिग्री है। डोडा के भद्रवाह में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। यहाँ का तापमान भी 0 से नीचे ही गोते लगा रहा है। ठंड किस कदर बढ़ी हुई है, पहाड़ों से गिरते हुए पानी के जमे ये झरने गवाही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से न्यूनतम तापमान -6 से -7 डिग्री बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे डल झील पूरी तरह जम चुकी है। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी होगी। 1 जनवरी को हल्की बर्फबारी हुई और आज से भारी बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। गुरुवार की सुबह कश्मीर के पहाड़ों पर एक और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। खासतौर से उत्तरी कश्मीर में ये बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी गुरुवार सुबह को हुई, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है, जिसके चलते आने वाले 4 दिन के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी भारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी होगी। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है।
6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी होने की संभावना है। खासकर 4 और 5 जनवरी को तो पूरे जम्मू कश्मीर में ही भारी बर्फबारी हो सकती है। जाहिर है स्थानीय लोगों को बर्फबारी से मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन सैलानियों के लिए ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं होगी। गुलमर्ग से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मैं भी ये वेदर रिपोर्ट ही देख रही थी अभी फिलहाल। तो जो आप कह रही थी ना खुशी कि ठंड पता नहीं कब तक चलेगी, मुझे नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में ठंड अभी जाने वाली है। 1 महीना 1.5 महीने तो नहीं जाती। फेब भी मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसा ही मिड तक, फरवरी। हाँ, है ना। फेब का अंत मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। कुछ रीजंस है उसके, वो बाद में। लोगों को तो 14 फरवरी पसंद होती है। मुझे भी लग रहा है शायद इनका इशारा उधर ही है। मैंने कहा फेब का एंड बहुत पसंद है। आपको तो पता होना चाहिए। एनीवेज, मैं भी टेम्परेचर चेक ही कर रही थी, हो सकता है कि -8 और 7 भी जाए। पंजाब का क्या हाल है, ठंड कैसी है? बहुत। चंडीगढ़ मोहाली का बहुत बुरा हाल है। चंडीगढ़ मोहाली, अपना जलंधर, अमृतसर, वो हिमाचल साथ पड़ता है, जम्मू साथ पड़ता है, इसीलिए बहुत कड़ाके ज्यादा ठंड है वहाँ। तो इंतजाम हम भी कर लें फिर। हम तो अब लोहड़ी मनाने का इंतजाम करेंगे बॉन फायर के साथ। तो देखिए, मैदानी इलाकों का भी हम रुख कर लेते हैं। पहाड़ी राज्यों की बात हमने की, वहां पर तो हाल वाकई ऐसा ही है जो तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, लेकिन इसी का असर है जो मैदानों पर नजर आ रहा है। देखिए, यूं कहें कि मैदानी इलाकों में शीतलहर चलनी शुरू हो गई है तो गलत नहीं होगा। पूरे उत्तर भारत का कुछ ऐसा ही हाल है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो मैदानी इलाकों में मौसम का हाल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, वो भी देख लेते हैं। हाल ही में मौसम में आए 2 पश्चिमी विक्षोभों ने पहाड़ों पर बर्फबारी की जो सौगात दी, उसका लुत्फ भरपूर उठाया जा रहा है। लेकिन वादियों में छाई ये सफेद बहार शीतलहर के रूप में मैदानी इलाकों को कपा रही है। खासकर दिल्ली और आसपास के राज्यों में तो इन दिनों ठंड प्रचंड है। कोहरा और शीतलहर के साथ हाड़ कपा देने वाली ये सर्दी न केवल सुबह, दोपहर, शाम, बल्कि रात के पहर में भी जोरदार पड़ रही है। पूरे उत्तर भारत समेत राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी पड़ रहा है और सुबह के वक्त तो हवाएं भी चल रही हैं जो इस ठंड के एहसास को और ज्यादा बढ़ा रही है। शीतलहर और कोहरे में ठिठुरती दिल्ली की ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि अगर कोई यहाँ काम के सिलसिले में रह भी रहा है तो इस जबरदस्त ठंड से बचाव के लिए उसके सामने चाय और अलाव की गर्माहट एक बहुत बड़ा सहारा बने हुए हैं। बैठे हैं इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और आग के बिना तो मतलब ऐसा है कि बाहर तो बड़ा मुश्किल है, ऊपर से हवा भी चल रही है, तो आग बहुत जरूरी है अभी हमारे लिए। दिल्ली के अंदर ठंड बहुत ज्यादा है और चाय का सहारा है और आग के आगे बैठे हुए हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है और ठंड की वजह से अभी हम लोग यहाँ पे सब आग ताप रहे हैं और चाय पी रहे हैं। इसी के सहारे हम लोग अभी सही है। थोड़ा आग नहीं रहेगा तो बहुत ठंड लगेगा हम लोगों को। नए साल के आगाज से ही पूरा उत्तर भारत इन दिनों जबरदस्त ठंड की चपेट में है। ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट आई है, जिससे गलन भी बढ़ गई है। ऊपर से कोहरे की मार और सर्द हवाएं खासकर रेल यातायात पर असर डाल रही हैं। दिल्ली और वाराणसी रेलवे स्टेशनों की ये तस्वीरें जबरदस्त ठंड का आलम बयां कर रही हैं, जहां अलाव से खुद को राहत देते हुए यात्री और वहां काम कर रहे लोगों के लिए ये मौसम एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगे मौसम अभी और सर्द होगा। पश्चिमी विक्षोभ के साथ पूर्वी हवाएं भी आ रही हैं। हम अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में आंशिक रूप से कम इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं। आज के लिए मुख्य तौर पर कोहरा रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि बादलों के साथ घने कोहरे की एक मोटी परत छाई हुई है, इसलिए हवा कमजोर हो रही है। हमें उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में दिन में ठंडे दिनों की उम्मीद है, जहां तापमान ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। इन क्षेत्रों में दिल्ली भी है, जहां पिछले 3 से 4 दिनों से ठंड बेहद ज्यादा रही। इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत के लिए ठंडे दिनों का येलो अलर्ट है। बस ये समझ लीजिए कि पूरा उत्तर भारत प्रचंड ठंड और शीतलहर की चपेट में है। पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी
तो मैदानी इलाकों में ठंडी हवा, गिरता तापमान फिलहाल तो ये संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी से राहत पाने के आसार कम नजर नहीं आ रहे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए तो अब बात गणतंत्र दिवस की तैयारियों की करते हैं। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कर्तव्य पथ पर सुबह सवेरे सेना और पुलिस के जवान परेड रिहर्सल में जुटे हैं। देखिए कर्तव्य पथ पर जवानों की ये परेड रिहर्सल। क्या टेस्ट कर रही हो? मैं देख रही हूँ, वैसे आलू पसंद ही, मेरे का स्वाद लेके देखे कैसे। जो बंदा इतने अच्छे फूड सेगमेंट्स कराता है, हाँ, दिखाता है, उस बंदे का ये फर्ज बनता है कि टेस्ट करके आपको खिलाए। ऐसे थोड़ी मैं आपको ऑफर कर सकती हूँ। खुशी खाना बनाना आता है? मुझे खाना थोड़ा ही बनाना आता है, लेकिन थोड़े में क्या क्या आता है? चलो ऐसे तो मैं कहूँ मुझे दाल बनानी आती है, पनीर की सब्जी भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे घर पे अब ये ड्यूटी दी गई है कि जब जब मेरा ऑफ होगा तो मुझे घर वालों के लिए कुछ खाना बनाना है। तो अब से तो बेस्ट आप क्या बना लेती है? अगर हम कहें कि चाय पे चर्चा के लिए खुशी से हम आज कुछ मंगवाते हैं। एक बार मैंने चाप बनाई थी तो सबने कहा था बहुत अच्छी थी। चाप बना तो मैं वो आपके लिए लेकर आऊंगी। क्या बात है, ड्राई चाप, ग्रेवी चाप? अब यहाँ पर तो स्नैक्स चाहिए तो मैं ड्राई चाप लेकर आऊंगी चाय के साथ। इम्प्रेसिव। मैं क्या बना सकती हूँ वो तो आपको चाय आप बहुत अच्छी बनाती हैं। ये पराठे बड़े अच्छे बनाती हैं, ये वो फ्राइड राइस बड़ा अच्छा बनाती हैं। साउथ इंडियन मेरा क्योंकि फेवरेट साउथ इंडियन आपको पहले मेरे हाथ का टेस्ट करना पड़ेगा। चाइनीज में अच्छा बनाती हूँ, मैं इटालियन भी अच्छा बनाती हूँ। इफ यू वांट टू ट्राई सम पास्ता, बेसिल पास्ता। अच्छा, आप लोगों का फेवरेट क्यूजीन क्या है? ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन, बट उसका सांबर मेरे हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है सांबर ना थोड़ा सा कई जगह मीठा टेस्ट होता है, लेकिन मुझे टिपिकल टैंगी टेस्ट, खट्टा वाला टेस्ट अच्छा लगता है। केरला वाला मेरा फेवरेट तो ऑल टाइम पराठा, गोभी का पराठा विद व्हाइट मक्खन प्लस तड़के वाली चाय। इससे ज्यादा बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है बातें। ये पराठे वाला जो जायका है वो मेरे तक रखिए, क्योंकि मुझे भी बड़े पसंद है गोभी पराठे। साउथ इंडियन सांबर बड़ा खिलाते हैं ना आपको। मुंबई का फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जहां पर फिलहाल तो धर्मी जायका उसका लेके आए, जरा देखिए कैसा है। आज मैं इडली खाएगा, डोसा खाएगा, सांभर खाएगा, चावल खाएगा, वो सब खाएगा जो साउथ इंडियन डिश है। साउथ इंडियन जब हिंदी में बात करते हैं तो कुछ इसी तरह का अंदाज होता है, बड़ा प्यारा लगता है और बड़ी ही प्यारी स्वादिष्ट व्यंजन भी इनके होते हैं। और मैंने सुना है कि मुंबई के माटुंगा इलाके में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जहां पर केले के पत्ते में जो चीजें हैं परोसी जाती हैं और बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से लोग यहाँ खाते हैं। आर्य भवन नाम है, मैं पहुंच गया हूं और क्या वाकई में जितना इनका नाम है उतना इनका काम भी है, क्योंकि कहते हैं ना कि क्या वाकई में ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे टेस्ट है। आइए देखते हैं यानी कि गुड न्यूज टुडे की टीम के साथ जायका। होटल के मैनेजर राहुल भी हमारे साथ है। राहुल, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोग बाहर खड़े हैं इंतजार के लिए और यहाँ पे काफी लोग बैठकर खा भी रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं अपने होटल के बारे में कि कितना साल पुराना है और आखिर इतनी भीड़ क्यों आती है यहाँ? ये होटल 70 साल पुराना है, 70 इयर्स कम से कम हो गया है माटुंगा में, और आई थिंक ये फर्स्ट नंबर पे आता है माटुंगा में। तो काफी हमारा जो भी डिशेस है क्वालिटी ऊपर है, अच्छा सर्विस करते हैं हम लोग और सबको अच्छे से बात करने का जो टेक्निक रहता है सबको अच्छे से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा सर्विस हो सके, अच्छा कस्टमर को खुश कर सके, ताकि वो लोग हमको फॉलो करते हैं, हमको आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और क्या क्या चीजें मिलती हैं आपके यहाँ पर? वैसे तो साउथ इंडियन डिश में हर चीज आ जाती है। हर चीज आती है, डोसा हो, इडली हो गया, वड़ा हो गया, कांचीपुरम इडली, पनियारम हो गया, अप्पम हो गया, दाल वड़ा हो गया, रसम वड़ा हो गया, बहुत सी वैरायटी है जो स्पेशलिटी है साउथ इंडियन का। खास चीजें कौन सी है जो खाने के लिए लोग आ ही जाते हैं? रवा बिस्किट है, क्या जो होता है? वेजिटेबल चीज रहता है, उसमें फिलिंग आता है, 4 पीस आता है इसमें। शुरुआत कितने रुपए से हो जाती है खाने की और खत्म कितने तक होता है? 100 से शुरुआत होती है और खत्म कितने तक हो जाता है? खत्म 200 के अंदर।
अरे तो क्या ठीक तो है, 100 रुपए से शुरुआत होती है और 200 तक जो है चीजें खत्म हो जाती है। ठीक ही तो है ये सारी चीजें। और भी ब्रांचेस है आपके? और ये 3 ब्रांच है हमारे। फर्स्ट माटुंगा, सेकंड विले पार्ला एंड थर्ड चेंबूर। कितना स्टाफ होगा यहाँ पे? वैसे कितने लोग मिलके आप लोग काम करते हैं? हमारे यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 30 से 40 स्टाफ है। मैंने अनियन पोड़ी मसाला डोसा, दैट्स द बेस्ट आई हैव एवर हैड। बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी। मेरी ये नीस है ना, ये यहाँ रहती है, मैं बाहर गाँव रहती हूँ। यहाँ आए बिना हम जाते नहीं है, तो आर्य भवन तो हमारा दर्शन प्लेस है, फेवरेट है। टेस्ट क्योंकि इसकी सालों साल वही है, बिल्कुल बदली नहीं है, इसीलिए फेवरेट है। इडली वगैरह, सांभर, मसाला डोसा, रवा डोसा, और जितना पेट में जगह होगा उतना खा लेंगे। दिस इज द 6th टाइम आई एम कमिंग टू दिस रेस्टोरेंट, और टेस्टी बहुत अच्छी है, डिलीशियस है, और जितनी भी आइटम्स है सब टेस्टी है। तो देख रहे हैं, थैंक यू राहुल। अच्छा, देख रहे हैं मेरे मुंह में पानी आ गया। सबसे पहले थोड़ा ये टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसको हाथ से खा सकते हैं ना राहुल? ओके, देखते हैं भाई क्या आइटम है ये। अच्छा, सच में पहली बार खा रहा हूँ, बट मजा आ गया। अच्छा, सच बताऊं, मेरा भी फेवरेट है सांभर चावल। मैंने कहा भाई साहब सांभर तो आज खिला ही देना, देखना आखिर गरम है पर यहाँ मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं थोड़ा सा टूट पड़ूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट है वो भी टूटी पड़ेंगे। हमें दीजिए इजाजत, बने रहें गुड न्यूज टुडे के साथ, और जल्द ही आपको फिर एक नए जायके के साथ, एक नई जगह के साथ मिलेंगे। जेन जी के बाद जेन अल्फा और जेन बीटा यानी कि जनरेशन बीटा, नए साल की शुरुआत पर जनरेशन बीटा की चर्चा खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि साल 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को बीटा जनरेशन माना जाएगा। इससे पहले 2010 से 2024 के बीच जन्मे बच्चों को जनरेशन अल्फा और 1997 से 2009 के बीच की जनरेशन को जनरेशन अल्फा का नाम दिया गया। इस जनरेशन की परवरिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खासा रोल रहेगा। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि ये बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स के साथ बड़े होंगे। ये जिन स्कूलों में पढ़ेंगे वहां भी रोबोटिक टीचर और वर्चुअल रियलिटी क्लासेस चलेंगी। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पर्यावरण बचाने में ये जनरेशन सबसे आगे रहेगी। ये जनरेशन ऑफिस जाकर नौकरी करने की बजाय अपना काम ऑनलाइन करने और फ्रीलांसिंग में ज्यादा यकीन रखेगी। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ लगातार सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों अपने कॉन्सर्ट से देश के कोने कोने में समा बांधने वाले दिलजीत दोसांझ का नया वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद सिंगर के फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नए साल के पहले दिन दिलजीत दोसांझ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इसे 2025 की शानदार शुरुआत बताया। उन्होंने इसका वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, अपने तमाम हैंडल्स पर शेयर किया है। अपनी खुशी का उन्होंने इजहार किया है। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी सिंगर की तारीफ में कहते हैं, हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है, और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक। देखिए, समर्पण दोस्तों, इस शब्द के मायने बेहद गहरे हैं। यानी किसी के लिए अपने मन का अर्पण करना, समर्पण करना, उसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आदर और प्यार देना ही समर्पण कहलाता है। और जिंदगी में हमेशा उस शख्स को तवज्जो दीजिए जिसका वक्त
साथ और समर्पण आपके लिए हमेशा कायम रहता हो। बिल्कुल, जैसे कि हमारा आपका, मेरा और मेरे इन सभी साथियों का। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल। लेकिन ये भी सही है कि जिंदगी में किसी के लिए समर्पण करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कठिन है जो आपके समर्पण की कद्र करे, आपके जज्बातों की परवाह करे, जैसे कि हम करते हैं आपकी। रोज आते हैं आपके साथ चाय पीने के लिए, बस इसी वादे के साथ कल फिर एक प्याला चाय 5 बजे चाय पर चर्चा में।